I have learned over the years that when one's mind is made up, this diminishes fear. Knowing what must be done does away with fear. कहा है रोजा पार्क्स ने. इसका मतलब यह है कि एक बार आप तय कर लेते हैं कि ये चीज आप करने वाले हैं, उस वक्त उस पर्टिकुलर चीज को लेकर जो भी आपके दिमाग में पहले जो फियर्स थे, ये सारे फियर्स जो हैं वो चले जाएंगे. आई एम श्योर आपने कभी ना कभी ऐसी कोई चीज़ ट्राई की होगी. फॉर एग्जांपल एक रीजनेबल हाइट से किसी स्विमिंग पूल या फिर किसी तालाब में या फिर किसी नदी में जंप करने वाला जो मीन्स वो जो मोमेंट होता है व्हेन यू आर अबाउट टू जंप, उससे पहले जो भी फियर्स होते हैं एक बार आप तय कर लेते हैं कि नाउ यू आर गोइंग टू जंप, दैट्स इट. उस टाइम एक अलग ही जोन में हम चले जाते हैं एंड देन वी टेक द जंप. सेम थिंग अप्लाइज टू डिफरेंट थिंग्स. जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, उसमें एक नेक्स्ट लेवल में जाने के बारे में जब हम सोचने लगते हैं तो दिमाग में बहुत सारे फियर्स होते हैं. बट एक बार हम तय कर लेते हैं कि नाउ दिस इज द टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट, दैट्स इट. उस वक्त फियर जो है उसकी कोई जगह नहीं रहती और आप एक रॉकेट की तरह लॉन्च हो जाते हैं. थिंक अबाउट इट. इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज 1 जुलाई 2021 है और आज हमारे टेबल के ऊपर ऑफ कोर्स काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं. मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं. मैं चाहता हूं कि जब तक हम इस आर्टिकल तक पहुंचे तब आप बैकग्राउंड में इसके बारे में सोचें. जीएसटी जो है, जीएसटी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज जीएसटी का हैप्पी बर्थडे है. जनरली ऐसा होता है कि महात्मा गांधी जी का बर्थडे हो या फिर बाबा साहेब आम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर मदर टेरेसा एक्सेट्रा. तो ऐसे जब भी फेमस लोगों के बर्थडे होते हैं तो उनके साथ जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, इज़न्ट इट. तो जीएसटी भी एक बहुत ही फेमस एक चीज़ है. हम सब इसके साथ जीते भी हैं. वी पे जीएसटी और हम लकी इनफ हैं कि हमने जीएसटी के जन्म को भी देखा था. शायद आपको इतना ज़्यादा याद ना हो, लेकिन लेट मी रिमाइंड यू, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लॉन्च किया गया था, राइट. और उस वक्त पर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली साहब, उन्होंने कहा था और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि भारत के इकोनॉमिकल इतिहास में सबसे बड़ा अगर कोई रिफॉर्म है, सबसे बड़ा अगर कोई बदलाव है, ऑफ कोर्स 1991 वाला बदलाव तो है ही, लेकिन उसी के साइड में आप खड़ा रख सके उतना बड़ा कोई बदलाव है तो दैट इज़ द बर्थ ऑफ जीएसटी. तो प्रश्न ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जीएसटी को आप किस एनिमल के साथ, किस जानवर के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आई नो कि ये एक बहुत ही वियर्ड सा क्वेश्चन है, बट ट्रस्ट में ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा. ना अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, प्राइज, फैकल्टी का बैकग्राउंड और बहुत सारी चीज़ें. जो भी चीज़ें आप इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी या फिर आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं. आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल. यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल. तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विथ न्यूज़ आइटम्स. एज यू कैन सी हियर, आज की सेकंड न्यूज़ आइटम जो है वो वही है कि टुडे इज़ जीएसटी डे. और पहली न्यूज़ आइटम ये है कि आज जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, डिजिटल इंडिया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है भारत सरकार का, तो उसके 6 साल ख़त्म हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो आज बेनिफिशरीज़ के साथ वर्चुअली इंटरेक्ट करने वाले हैं. प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो डॉक्टर्स कम्युनिटी को भी एड्रेस करने वाले हैं और यूनियन कैबिनेट ने 6,28,000 करोड़ का जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है उसको एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है. कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था इसके नेचर के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डिस्कशन की थी कि इसमें क्या क्या खामियां हैं और किस प्रकार का पैकेज जो है वो होना चाहिए. आई एम श्योर आप उस दिन प्रेजेंट थे और वो टॉपिक आपको समझ में भी आ गया होगा. तो जब ऐसी न्यूज़
आपको पढ़ने को मिलती है, देन आई एम श्योर यू कैन रिलेट थिंग्स विद द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस, और उससे आपका एक एनालिसिस जो है वो फॉर्म होता है. दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स. Country crosses the milestone of administering 33 crore 54 lakh COVID doses. Interest rates to remain unchanged on small savings schemes, including NSC and PPF for second quarter of current financial year. स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो होती है उसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पर अनचेंज्ड रखा गया है. तो अगर इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो अगर ज़्यादा होता है तो लोग अपने पैसे जो हैं वो ऐसी स्कीम्स में डिपॉजिट करेंगे, इस ऐसी स्कीम्स में अपने पैसों को रोकेंगे, और एक स्टेडी इनकम, उनको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर रिस्क नहीं है, बट एक स्टेडी इनकम जो है वो आपको मिलती रहेगी. तो ख़ास करके जो रिटायर्ड हो चुके हैं ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा, या फिर छोटी छोटी जो सेविंग्स हैं, नाम से ही पता चल जाता है स्मॉल सेविंग्स, तो ऐसे लोग जो हैं वो इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं. तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो इनका फ़ायदा होता है, कम होता है तो इनको नुकसान हो जाता है. और बैंक के साथ भी एक रिलेशन है. फॉर एग्जांपल स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा होते हैं तो लोग बैंक में पैसे पार्क नहीं करेंगे, लोग ऐसी स्कीम्स में पैसे पार्क करेंगे. जब इसका इंटरेस्ट रेट बैंक के इंटरेस्ट रेट से कम होता है तो लोग बैंक में ज़्यादा पैसे रखेंगे, और बैंक में जब ज़्यादा पैसे रखेंगे तो बैंक के पास ज़्यादा पैसे होंगे. बैंक के पास ज़्यादा पैसे यानी कि बैंक जो हैं वो जो लोग बैंक के कस्टमर्स हैं जो लोन लेने के लिए आते हैं तो उनको पैसे भी बैंक दे पाती हैं. तो ये कुछ चीज़ें हैं, धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे, ये इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग. NIA arrests two LET terrorists in Darbhanga railway station blast case. कैबिनेट ने भारत नेट, इसके इम्प्लीमेंटेशन, जो रिवाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी है भारत नेट की, थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको ग्रीन सिग्नल दिया है. फूड फोकस्ड सेफ्टी नेट्स मस्ट बी इंश्योर्ड अलॉन्ग विथ मास वैक्सीनेशन टू ओवरकम कोविड चैलेंज, ये कहा है डॉक्टर जयशंकर साहब ने. चाइना जो है वो 100th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाला है कम्युनिस्ट पार्टी की. और इथोपिया में जो तिग्रे रीजन है, तो तिग्रे रीजन में रेबल्स जो हैं वो, उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही है. कनाडा के बारे में कल हमने बात की थी कि वहाँ पर सीवियर हीट वेव चल रही है और इसकी वजह से लगभग 1 डज़न से भी ज़्यादा लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है बिकॉज ऑफ हीट वेव. पिछले 24 आवर्स में रशिया में 669 कोरोना वायरस रिलेटेड मृत्यु हुई है. कोविड टूरिज्म के ऊपर जो इम्पैक्ट डाला है वो है $4 ट्रिलियन, ऐसा यूएन के रिपोर्ट का कहना है. अभिमन्यु मिश्रा बन गए ग्रैंड मास्टर, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन चेस. स्प्रिंटर दूती चंद क्वालिफाइज फॉर टोक्यो ओलंपिक्स इन बोथ 100 मीटर एंड 200 मीटर रेसेस. और विंबलडन की बात करें तो नोवाक जोकोविच के निशिकोरी और मैटेओ बेरेटिनी ये एक नेक्स्ट लेवल पर आगे बढ़े हैं विंबलडन ओपन में. तो ये हो गई सारी न्यूज़ की बात. क्या आप सोच रहे थे जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था अंडर करंट या फिर बैकग्राउंड में, क्या आपने सोचा कि जीएसटी को किस जानवर की या फिर किस एनिमल के साथ हम कवर कर सकते हैं? तो उसका जो एक राइट आंसर है दैट इज़ लेट्स से कांगारू. राइट, कांगारू इसलिए क्योंकि कांगारू जो है उसकी एक ख़ास कैटेगरी है, एक ऐसे जानवर जिनको कहते हैं मार्सुपियल. राइट, मार्सुपियल, MARSUPIAL. अब मार्सुपियल जो एनिमल्स होते हैं उनकी ख़ास बात क्या होती है? उनकी ख़ास बात ये होती है कि जब उनके जो बच्चे हैं वो जो पैदा होते हैं तो वो परफेक्ट शेप में नहीं होते हैं. एक कांगारू का जो बच्चा है, यू वोंट बिलीव, ये जो यहाँ पर आपको देख रहा है, तो एक समय पर वो, इसका जो कान है उससे भी छोटा होगा जब वो पैदा हुआ होगा. फिर धीरे धीरे ये एक माउंट एवरेस्ट जैसे चढ़ा जाता है तो वैसे चढ़ के ये पॉकेट तक पहुँच जाता है. पॉकेट में उसको सारी न्यूट्रिशन और दूध मिल जाता है एक्सेट्रा, और फिर वहाँ पर उसका ग्रोथ होता है. और एक वक्त आता है उसके बाद ये अपना सिर बाहर निकलता है एंड देन इट कम्स
थोड़ी देर के लिए बाहर, देन अगेन मम्मी के पॉकेट में चले जाना। तो ऐसे मार्सुपियल एनिमल्स जो होते हैं वो जब पैदा होते हैं वो परफेक्ट शेप में नहीं होते हैं। और ऐसे मार्सुपियल एनिमल्स की दुनिया में ऐसा है कि यू कैन नॉट वेट फॉर दैट परफेक्ट बेबी। इनकी दुनिया ही ऐसी है कि यू कैन नॉट वेट। तो जो बच्चा पैदा होता है वो जैसे भी शेप में है उसको पैदा किया जाए, और उसके बाद जब वो पैदा हो जाए उसके बाद धीरे धीरे करके उसको परफेक्ट बनाया जाए। आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा। सेम थिंग गोज़ विद जीएसटी। जीएसटी जो है वो जब हमने लॉन्च किया तो इट वॉज नॉट इन ए वेरी परफेक्ट शेप। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो थी कि इस चीज़ को लॉन्च कर देना। लॉन्च करने के बाद कंटिन्यूसली जीएसटी में रिफॉर्म्स किए गए, कंटिन्यूसली इसको और ज़्यादा बेस्ट बनाने की कोशिश की गई, और आज भी जीएसटी के रिफॉर्म्स जो हैं ये वर्क इन प्रोग्रेस ही है। इसके इम्प्लीमेंटेशन को भी हम वर्क इन प्रोग्रेस ही कह सकते हैं। कुछ बेसिक डिटेल्स मैंने आपके साथ तो शेयर कर दी हैं कि 2017 में इसका जन्म हुआ था। पिछले 4 सालों की बात करें तो ये जो रिफॉर्म्स हैं जीएसटी के, इनके जो बदलाव हैं उसमें एक डेफिनेटली हमें मैच्योरिटी भी देखने को मिली है। फॉर एग्जांपल डिजिटल कंप्लायंस। आप देखिए कि जो आपको टैक्स हैं वो आपके कागज़ और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन सबमिट करने हैं। फिर ई वे बिल लॉन्च किया गया था, और ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो डिजिटली होती हैं। तो जीएसटी डिजिटल कंप्लायंस एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क इज अनप्रेसिडेंटेड इन इट्स स्केल एंड एम्बिट। इसकी जो एक साइज़ है, इसकी जो रीच है, ये डेफिनेटली अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये दुनिया के अलग अलग देश जो हैं वो डेफिनेटली भारत की ये जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की जो स्ट्रेटजी है, जो प्लेटफॉर्म है, ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। हमसे ये सारे सॉफ्टवेयर्स और ट्रेनिंग लेने के लिए बहुत सारे देश आएंगे, हम श्योर आते भी होंगे। इसके साथ जुड़ा हुआ डेटा फ़िलहाल हमारे पास नहीं है, बट यस अपने आप में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना जो है इट्स ए वेरी बिग थिंग, वेरी चैलेंजिंग थिंग, और वो हम पिछले 4 सालों से करते आए हैं। तो हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट एंड हैट्स ऑफ टू ऑल दोज पीपल हु हैव मेड इट पॉसिबल। पिछले साल की बात करें तो एक समय पर आज भी हम कोविड से जूझ रहे हैं, लेकिन जब कोविड एकदम फ्रेश था, नया था, 2020 जुलाई 2020 या फिर उससे पहले के वक्त को अगर आप देखें तो इट वाज वेरी न्यू फॉर अस, इजंट इट। तो उस टाइम पर भी यह तय किया गया कि ई इनवॉइसिंग को आगे बढ़ाया जाएगा। उस टाइम पर थोड़ा बहुत नॉट आई वोंट यूज़ द वर्ड प्रोटेस्ट, लेकिन एक विरोध भी हुआ था। लेकिन फिर भी जो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि डिजिटल एजेंडा के माध्यम से ही इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, और ई इनवॉइसिंग जो हैं वो उनके ऊपर अप्लाई किया गया जिनका टर्नओवर साल में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा था। तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ई इनवॉइसिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं उससे फिर एग्जैक्टली पता रहता है कि आपका सामान जो है वो आपने कितना बेचा है, कितना रॉ मटेरियल आपने ख़रीदा, ये सारी चीज़ें। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये जीएसटी जो है उसको भी हमने टेक्नोलॉजी के कपड़े भी पहनाए हैं, या फिर टेक्नोलॉजी के टूल्स भी इनको प्रोवाइड किए हैं। जैसे जैसे ये एनालिटिक्स और बिग डेटा एनालिटिक्स और ये सारी चीज़ें आने लगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कई जगहों पर किया जा रहा है। इसको लेकर पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, और हर रोज़ अगर आप न्यूज़पेपर देखते हैं, जो लोकल न्यूज़पेपर्स है, उसमें भी आप देखेंगे कि किसी न किसी जगह पर जीएसटी को लेकर रेड्स कंडक्ट करवाई जाती हैं, या फिर किसी को जीएसटी के फेक बिल बनाने में किसी को पकड़ा गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से की जाती हैं, और इसमें काफ़ी सक्सेस हमें मिल रहा है। एंड आई एम श्योर धीरे धीरे इसको फुल प्रूफ बनाने की उसी दिशा में जीएसटी आगे बढ़ रहा है कि आप टैक्स को इवेड नहीं कर सकते। आप लोगों को झूठ कह सकते हैं लोगों, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग एनालिटिक्स और ये सिस्टम अगर एक बार आपने थरोली इम्प्लीमेंट कर दी तो फिर ये नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा लोगों के लिए इसको चीट करना। कलेक्शन एफिशिएंसी जो है ये भी काफ़ी एक्सपांड हुई है, पैसे भी काफ़ी अच्छे कलेक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल Q4 की बात करूं, फाइनेंशियल ईयर 21, तो इसका जो मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 2020-21 राइट। तो इसमें जो 4 क्वार्टर्स हैं,
तो लास्ट वाला जो क्वार्टर है, जनवरी, फरवरी और मार्च 2021, तो इस क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 2019 के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो 15 से लेकर 20% जितना ग्रोथ हमें देखने को मिला है कलेक्शन में, 15 से 20% ग्रोथ इन कलेक्शन। तो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स के कलेक्शन का मैकेनिज्म भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अब जीएसटी के बाहर जो चीज़ें हैं, एक्साइज ड्यूटीज़ और स्टेट वैट आज भी लगाया जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर 21 में लगभग 7 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो एक्साइज ड्यूटीज़ और स्टेट वैट में कलेक्ट किए गए, और एक बहुत बड़ा लायंस शेयर जो हम कहते हैं, इतना बड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा, वी हैव टॉक्ड अबाउट पेट्रोल, इज इट, लगभग 100 रुपये अगर प्राइस है तो 54 रुपीज़ या फिर 50 से 55 रुपीज़ जो है वो तो सिर्फ उसमें टैक्स ही हैं। तो स्टेट्स जो हैं उनको भी ये टैक्स चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स चाहिए ये पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स मिल रहा है, क्योंकि ये लो हैंगिंग फ्रूट है इनके लिए। स्टेट्स के लिए भी सेम स्टोरी है, इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको भी बाहर रखा गया है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कलेक्शन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो ड्यूटी लगाई जाती है राज्यों के द्वारा, तो 46,184 करोड़ जो है वो कलेक्ट किए गए। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जीएसटी के एम्बिट के बाहर हैं। अब प्रॉब्लम ये होता है कि आप सारी चीज़ों के ऊपर या फिर ज़्यादातर चीज़ों के ऊपर जीएसटी लगती है, लेकिन दो ऐसी चीज़ें, पेट्रोल और यहाँ पर मैं बात करूँ फिर अल्कोहल हैं जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगती, ऐसे दूसरी भी आइटम्स हैं। बट ये दोनों आइटम्स आप समझ लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हर एक घर, हर एक फैक्ट्री करती है, या फिर ज़्यादातर फैक्ट्रीज करती हैं, कुछ जगहों पर फैक्ट्रीज में ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सो बट इन जनरल यू कैन से कि हर कोई इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है। आप सामान खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए किसी ना किसी व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं तो पेट्रोल या फिर डीजल का इस्तेमाल होता है, और उसके ऊपर भी जीएसटी जो है वो नहीं लगता है। तो फिर आपको वो जो जीएसटी क्लेम करना है, आपके प्रोडक्ट की राइट प्राइस और टैक्स जो हैं वो आप उतना परफेक्टली तय नहीं कर पाते। और क्योंकि ये जीएसटी के बाहर हैं, तो जो पहले जीएसटी से पहले जो सिस्टम थी, कास्केडिंग इम्पैक्ट, टैक्स के ऊपर टैक्स वाले इम्पैक्ट जो है वो, ये दो चीज़ें जीएसटी के बाहर हैं, उसकी वजह से देखने को मिलती हैं। और जब ये दोनों चीज़ों को, जब भी फ्यूचर में जब इसको जीएसटी के तहत लाया जाएगा तो हज़ारों करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा, लोगों के लिए भी फ़ायदा होगा, पेट्रोल की प्राइस भी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस कम हो जाएगी, कंप्लायंस इम्प्रूव होगा, और आप अपना जो टोटल प्रोडक्ट एक बनाते हैं तो उसमें जितनी जीएसटी लगती है तो उसमें आप क्लेम भी कर पाएंगे अपने इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज आपने पे किया है, तो वो सारी चीज़ें। तो बिजनेसेस के लिए भी ये फ़ायदा ही है। लेकिन फ़िलहाल जो पॉलिटिकल माहौल है, इकोनॉमिक सिनारियो है, पॉलिटिकल माहौल ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, कई जगहों पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य सरकारें हैं, इन द सेंस के अलग अलग पार्टीज़ की हैं, तो दे विल नॉट लेट दिस हैपन। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक सिनारियो, राज्यों के पास पैसे कम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे कम है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि अब उनको जो डायरेक्टली पैसे मिल रहे हैं ये एक्साइज ड्यूटी और वैट में से, तो ये पैसे चले जाएं। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से फ़िलहाल तो ऐसा नहीं लगता है कि ये दोनों चीज़ों को जीएसटी के तहत लाया जाएगा। मूविंग ऑन टू वन मोर एरिया, जब जीएसटी को लॉन्च किया गया उस टाइम पर वादा किया गया था कि 14% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ होगा। राज्यों को जो रेवेन्यू मिलेगा, राज्यों को लेट से 100 रुपये दिए गए एक राज्य को, या फिर एक राज्य को 100 रुपये देने की बात है, तो पहले ईयर 2017 में 100 रुपये, फिर नेक्स्ट ईयर 114, क्योंकि 14% ऐड हुए, फिर उसके बाद 114 का जो भी 14% निकलता है, राइट, वो निकाल कर पैसे दिए जाएंगे। तो ऐसे 5 सालों का तक 2022 तक ये पैसे देने की बात थी, ये एनुअल ग्रोथ होगा। लेकिन बीच में किसी को पता नहीं था कि ये कोविड आएगा और लॉकडाउन होगा, तो ये चीज़ों की वजह से राज्य सरकारों की ये डिमांड है कि ये कॉम्पनसेशन जो हैं या फिर ये जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है उसको एक्सटेंड किया जाए, उसको 2025 तक या फिर 2026 तक एक्सटेंड किया जाए। तो अब देखते हैं कि ये एक्सटेंड होता है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा। फिर जब जीएसटी को लॉन्च किया गया तब रेवेन्यू न्यूट्रल रेट आपको रखना है, क्योंकि रेवेन्यू न्यूट्रल को बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जब पहले जो आप टैक्स लगाते थे
उससे जो भी आपको अमाउंट मिलती थी उतनी तो अमाउंट आपको मिलनी ही चाहिए। तो एक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जो है वो 15.5% लगाने की बात थी, मीन्स इतना होना चाहिए। एक्चुअल एवरेज जीएसटी रेट जो है वो 11.8% लगता है। और ये प्रोडक्ट्स के ऊपर भी हैं कि जो चीज़ों के ऊपर आप चीज़ों और सर्विसेज के ऊपर रेट लगाते हैं तो एवरेज जो रेट निकलता है वो कितना होगा। जो रेवेन्यू न्यूट्रल हो, आपको ना तो नुकसान हो फ़ायदा हो, तो वो 15.5% होना चाहिए, लेकिन ये 11.8% है। तो अब इसको इंक्रीज़ करने के लिए दो चीज़ हो सकती है। एक स्टेप एक ये है कि आप चीज़ों के ऊपर जीएसटी को, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप हायर जीएसटी में डाल दीजिए, जिसके ऊपर 5% है उसके ऊपर लेट्स से 18% या फिर 12% आपने लगा दिया, तो ऐसा किया जा सकता है। या फिर आप जो चीज़ें जीएसटी के बाहर हैं उन चीज़ों को जीएसटी के तहत ला सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन, या फिर दोनों एक साथ आप कर सकते हैं। लेकिन पेट्रोल डीजल जैसी चीज़ें तो जब अभी हमने डिस्कस किया कि वो लाना थोड़ा मुश्किल होगा। और दूसरा चैलेंज ये है कि अगर आप चीज़ों जिसके ऊपर 5% जीएसटी लगती है उसके ऊपर अगर आप 12% वाले स्लैब में उसको डाल देंगे तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी, और चीज़ महंगी होगी तो फिर लोग उनको ख़रीदना बंद करेंगे। तो ये भी इकोनॉमी के लिए एक चैलेंजिंग चीज़ हो जाएगी, क्योंकि फ़िलहाल इकोनॉमी की सिचुएशन इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं है। दूसरी एक चीज़ है कि सरकार ने ये भी तय किया है कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क, यानी कि आप अपना रिटर्न फाइल करें और राइट अमाउंट ऑफ टैक्स पे करें। तो इसको लेकर ये तय किया गया है कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो फिर आप गुड्स को ख़रीद भी नहीं सकते, और डिस्पैच बेसिकली आपकी कंपनी जो है वो ऑपरेट करना बंद हो जाएगी। तो इसको लेकर कुछ इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि अभी ये टाइम नहीं है कि हम कंपनीज को और बिजनेसेस को बंद करें। तो ऐसे इवेजन को रोकने के लिए ऐसा ना हो कि कुछ कंपनीज अभी एडजस्ट कर रही है ऐसे टफ माहौल में, तो उनको हम इनके ऊपर पेनल्टीज लगाए या फिर उनको ऐसी हार्श पनिशमेंट दें। तो इट इज़ बेटर कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हुए हम कंपनीज को चलने दें और धीरे धीरे उनकी मदद करके उनको टैक्स फाइल करना और रिटर्न फाइल करना और ये सारी चीज़ें सिखाएं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जीएसटी के साथ जुड़ी हुई, राइट। अब ये 5वें साल में एंटर कर गया है आज से, और ओवरऑल देखें तो रेवेन्यू कलेक्शन और सारी चीज़ें स्टेबलाइज हुए हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें जीएसटी में ऐड होती हैं, क्या स्लैब्स में चेंज किया जाता है, और जीएसटी काउंसिल कितना मिलकर एज ए देश के बारे में सोचते हुए कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। और जैसा मैंने बताया, अगेन रिमेंबर, ये कांगारू के छोटे बच्चे की तरह है, अभी भी इसको नर्चरिंग की आवश्यकता है, अभी भी इसको ग्रो होना है। तो मैच्योरिटी की तरफ जीएसटी आगे बढ़ रहा है, दैट्स ए सेटिस्फाइंग थिंग टू नो, बट स्टिल इट इज़ नॉट मैच्योर्ड, राइट। तो इसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते जाना होगा। तो ये था आज का हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फिर बात करते हैं वैक्सीन हेजिस्टेंसी के बारे में। पायोनियर का ये आर्टिकल है। अब सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही फेमस एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वो 12 आवर्स के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। जो कल हमने रविशंकर प्रसाद साहब के बारे में बात की थी उसके साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक नहीं है, इट्स बिट डिफरेंट, वेरी डिफरेंट इन फैक्ट। तो यहाँ पर प्रशांत भूषण साहब जो हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे, और उनके जो ट्वीट्स हैं, मीन्स अगर हम देखें उनके ट्वीट्स थोड़े कंट्रोवर्शियल आप कह सकते हैं, या फिर उनका एक अलग विचार है इसको लेकर। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा, जो कुछ फैक्ट्स भी किए, फैक्ट्स में उन्होंने कहा है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूएसए का, इसने कोवैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल देने से मना कर दिया है, तो दिस इज़ अ फैक्ट। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि WHO का जो इमरजेंसी यूज़ लिस्ट है उसमें भी कोवैक्सीन नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट, दैट्स ओके, वी नो अबाउट इट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो ये कह रहे हैं कि वो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के खिलाफ हैं। प्रशांत भूषण साहब का ये एक स्टैंड है। अब उनका व्यू जो है वो हमारे व्यू से काफ़ी डिफरेंट हो सकता है, एंड आई एम श्योर है भी। पर्सनली स्पीकिंग मेरे व्यू से बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन वो उनका व्यू है और उनको अधिकार है अपना व्यू जो है वो रख सकते हैं। उनका व्यू ये भी है कि जो हेल्थी यंग पॉपुलेशन है उनको कोविड से ज़्यादा खतरा जो है वैक्सीन से मरने के उनके चांसेस ज़्यादा हैं। अब देखिए, वो प्रशांत भूषण साहब जो हैं वो एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, और
उनका ये ट्वीट जो है वो पढ़कर फिर रिजो एम जॉन जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि उनको प्रशांत भूषण के प्रति लगाव है या फिर रिस्पेक्ट है, लेकिन उनकी सलाह यह है कि कोई भी ऐसे फेमस व्यक्ति जो हैं उनको इस प्रकार की कमेंट नहीं करनी चाहिए। ट्विटर ने इस कमेंट को देखिए हाईलाइट किया है कि ये मिसलीडिंग है, क्योंकि जब आप एक फेमस व्यक्ति हैं, जब आप एक सेलिब्रिटी हैं, तो आपकी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि किसी भी चीज़ का अगर आप विरोध कर रहे हैं या फिर समर्थन दे रहे हैं तो यू हैव टू बी बिट क्लियर। एक आम आदमी मैं और आप जो हैं वो कुछ चीज़ को सपोर्ट करें, फिर कल जब हम समझते हैं कि नहीं ये गलत था तो वी कैन से ओके ये गलत था, और हमने जो सपोर्ट किया तो उससे शायद उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा क्योंकि हमारे उतने कोई खास फॉलोवर्स हैं नहीं। लेकिन प्रशांत भूषण साहब या फिर कोई सेलिब्रिटी जो है वो किसी चीज़ का विरोध करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके द्वारा क्योंकि कहा गया है तो वो मान लेते हैं। ऑलरेडी हमारे देश में खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन हेजिस्टेंसी है, और देखिए अभी वैक्सीन जो है एज फार एज आई नो, जो जितना मुझे पता है वैक्सीन इज़ गुड। मैंने खुद ने ली है, मेरे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने वैक्सीन ली है, मेरे जो सिस्टर्स हैं, ब्रदर इन लॉज हैं, तो उन्होंने वैक्सीन्स ली है, एंड एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। तो वैक्सीन जो है, वैक्सीन, पर्सनल हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, दिस आर द बेस्ट थिंग्स दैट वी कैन डू। जब तक इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, यही चीज़ें हमारे पास हैं। तो ऐसे बनावों से या फिर ऐसे इंसिडेंट से हमें ये पता चलता है, खास करके सेलिब्रिटीज़ के लिए, कि वी शुड नॉट, व्हेन यू आर समवेयर, अब आप किसी स्थान पर हैं तो यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। ये भी आर्टिकल वैक्सीन के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आई एम श्योर आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करते होंगे कि राइट टाइम क्या है दो वैक्सीन जो हैं फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में, जेन्युइनली या फिर एक्चुअली कितना गैप होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बार बार ये डेट्स जो हैं या फिर जो वीक्स जो टाइम है वो चेंज किया गया है। पहले 4 से 6 हफ्तों के बीच में वैक्सीन देनी थी, फिर उसके बाद 6 से 8 हफ्ते कर दिए, फिलहाल ये 12 से 16 हफ्ते का गैप है, और अब फिर से ये चर्चा का विषय बन गया है कि क्या इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहिए या फिर नहीं। NTAGI यानी कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में फंस चुका था बिकॉज ऑफ ये गैप्स, कम गैप्स, और उसको एक्सपांड किया, फिर उसको और एक्सपांड किया, अब फिर बीच में ऐसी बात आई थी कि इसको और कम किया जाएगा। तो जब प्रश्न पूछा गया तो NTAGI ने ये कहा कि वो यूके का जो एग्जांपल है उसको फॉलो कर रहे हैं। यूके ने भी पहले इंक्रीज किया गैप को और फिर थोड़ा गैप को डिक्रीज किया। ये करंट सिचुएशन है यूके की। नीति आयोग के जो VK पॉल साहब हैं उन्होंने भी ये कहा कि चेंजेस कर सकते हैं हम, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फ़िलहाल नहीं, थोड़े समय के बाद। अब एक लेटेस्ट जो स्टडी आई है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की, उसका कहना ये है कि अगर एक लंबा गैप रखा जाए, 10 महीनों का गैप अगर रखा जाता है एस्ट्राजेनिका की जो कोविड वैक्सीन है कोविशील्ड में, अगर 40 से 45 वीक्स यानी कि 10 महीनों का गैप रखा जाता है तो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इम्प्रूव होता है। अब ये जो स्टडी है ये फुल प्रूफ फिलहाल स्टडी नहीं है, इसकी बहुत सारी डिटेल्स पीयर रिव्यू होने में बाकी है, और फिर ये भी देखना है कि ये जो गैप अगर आप इंक्रीज करते हैं तो डेल्टा प्लस और डेल्टा वेरिएंट्स जो हैं, तो क्या ऐसे वेरिएंट्स को भी हैंडल कर पाते हैं फर्स्ट डोज, तो ये भी एक प्रश्न है। फिर ऑक्सफोर्ड का जो ये पेपर है वो ये भी कहता है कि सिंगल डोज ऑफ दिस वैक्सीन with a second dose given after a prolonged period may therefore be an effective strategy, कि पहला डोज दिया उसके एक लंबे टाइम के बाद आपने सेकंड डोज दिया, और सेकंड डोज के कुछ समय के बाद थर्ड डोज भी दिया, ताकि जो नए नए वेरिएंट्स हैं उसको भी आप न्यूट्रलाइज कर सकें। तो ये चीज़ें थोड़ी और मीन्स ऑफ कोर्स अगेन ये एक ऐसी नई बातें हैं कि हम करते जाएंगे और सीखते जाएंगे, दैट्स हाउ इट इज़, राइट। और
थर्ड डोज की भी बात, यूके में भी कुछ जगहों पर थर्ड डोज देने की बात हो रही थी कि एक बूस्टर डोज जिसको कहते हैं। तो क्या भविष्य में भारत में भी ऐसे बूस्टर डोज दिए जाएंगे, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में फ़िलहाल कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। एक ऐसा प्रश्न जिसके बारे में सरकार को क्लियर आंसर देने चाहिए कि क्या हम साइंस को फॉलो कर रहे हैं या फिर लॉजिस्टिक्स चैलेंज को। क्या आप जो स्टडीज़ हैं उसकी वजह से गैप को इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर सप्लाई कम है और सप्लाई को फुलफिल करने के लिए गैप्स को इंक्रीज किया जा रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, साइंस को फॉलो कर रहे हैं तो दैट्स ए ओके थिंग। अगर लॉजिस्टिक्स की वजह से हो रही है तो वी हैव टू कीप इन माइंड कि बहुत सारी ऐसी वल्नरेबल पॉपुलेशन है हमारे देश में, और सरकार को ये भी एक एश्योरिटी देनी चाहिए कि जो भी गैप्स एक्सपांड किए जा रहे हैं उसमें इम्यूनिटी और एफिकेसी लेवल के ऊपर किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। टाइम अगर बढ़ जाता है और आपकी हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी, आपकी एफिशिएंसी के ऊपर कोई, वैक्सीन की एफिशिएंसी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होती है, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होती है, तो दैट्स गुड थिंग, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। तो ये क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। एक और चीज़ जो सरकार को करनी चाहिए, या फिर ये जो दवाई बनाने वाली कंपनीज को करनी चाहिए, रिसर्चर्स को सोचना चाहिए कि क्या गैप्स को इंक्रीज करने की वजह पर क्या हम ये वैक्सीन को रीडिज़ाइन कर सकते हैं, क्या उसमें कुछ ऐसे बदलाव ला सकते हैं कि आप जो डोज हैं, जो सेकंड डोज फॉर एग्जांपल आपको जो लेना है तो वो आप जल्दी भी दे दे तो भी एफिशिएंसी अप हो जाएगी। तो ऐसी भी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, राइज एंड फॉल। इट्स नॉट राइज एंड फॉल, इट इज़ राइज एंड फॉल। इंडिया और पाकिस्तान मिलकर एक टीम में रहकर काम करे, अगर मैं ये कहूँ तो इट वुड लुक बिट आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा कि क्या ऐसा हुआ है। यस, ऐसा हुआ है। 1990 की बात है जब यूएस बेस्ड एक राइस टेक जो है उसने टेक्समती बासमती राइस जो है उसको क्लेम करने की कोशिश की। तो उस टाइम पर पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर ये वारिस शाह की जो 1766 की पंजाबी पोयम है हीर रांझा के ऊपर, इसको मेंशन करते हुए कहा कि बासमती जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक आइटम है। अब दोनों देश जो हैं ये बासमती राइस को लेकर अपना, इंडिया ये कह रहा है कि बासमती हमारा है, पाकिस्तान कह रहा है कि बासमती हमारा है, और जीआई टैग को लेकर यूरोप में कौन एक्सपोर्ट करेगा इसको लेकर एक सॉर्ट ऑफ वॉर चल रहा है। हमें लगेगा कि वाई मीन्स ये क्या कोई बड़ी बात है? यस, इट इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि जिसको जीआई टैग मिलेगा लगभग $500 मिलियन का बिजनेस भी कपल ऑफ ईयर्स के अंदर ही, इतने चावल, इतने पैसों का बिजनेस जो है वो जिस देश को जीआई टैग मिलेगा उसको इतना बिजनेस मिलेगा। नाउ द थिंग इज़ कि ये जो यूरोपियन एजेंसीज हैं जो डिसाइड करेगी, दे हैव टू एब्जुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ जो हैं, तो उनको ऐसा नहीं है कि वो दोनों को कह सकते हैं, दे हैव टू चूज़ वन, इंडिया या फिर पाकिस्तान। तो कौन जीतेगा ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट्स होप के भारत जीते, क्योंकि भारत को इससे फ़ायदा भी होगा। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल फ़ायदा तो होगा ही भारत का, इकोनॉमिकल फ़ायदा होगा, हमारे किसानों का फ़ायदा होगा, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान भी यही चाहता होगा कि वो जीते। अब देखते क्या होता है, लेकिन इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इम्पोर्टेंट थिंग बासमती राइस, राइट। और फॉरेन में इसकी काफ़ी डिमांड है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है बासमती राइस फॉरेन नेशन में। हमारे लिए शायद ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन वहाँ पर इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। कल जो प्रश्न पूछा था उसका राइट आंसर ये है, और आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस वीडियो। आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही है, तो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।